ओम नमः शिवाय। प्रिय छात्रों, पिछले दिन हमने और आपने भाषा और बोली नामक पाठ पढ़ा था। कक्षा अष्टम के छात्रों के लिए अपनी बसंत में पहला पाठ है ध्वनि। ध्वनि नामक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बड़े प्रसिद्ध कवि रहे हैं, उन्होंने लिखी है। और वो इस कविता के माध्यम से उन्होंने एक पौधे में पत्ते, डालें, कलियां और इनके माध्यम से वो मानव को जगाने का कार्य कर रहे हैं, उसके मन में प्रेरणादायी विचार भरने का प्रयास कर रहे हैं। ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहना चाह रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। यहाँ पर अंत से अर्थ है कवि जीवन का अंत। कवि जो कविता लिख रहा है अपने क्रांतिकारी प्रेरणादायी विचारों से लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, वो कह रहा है अभी मेरे कवि जीवन का अंत नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार किसी वन में बसंत आता है, बसंत का अर्थ यहाँ युवावस्था से है। वन में जब बसंत आता है चारों ओर नए नए पत्ते और पुष्प खिल जाते हैं। इसी तरह कवि कह रहा है मेरे जीवन में अभी युवावस्था आई है, अभी अभी मैंने कविता लिखना प्रारंभ किया है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। इसके दो अर्थ हैं। कवि कह रहा है ये जो पौधे में हरे हरे पत्ते हैं, सुंदर डालियां हैं, कलियां हैं और ये जो कोमल शरीर है, पौधे का कोमल शरीर, उसके बारे में है। मैं क्या करूंगा, मैं अपना स्वप्न से भरा हुआ कोमल हाथ इन कलियों पर फेरूंगा। ये जो कलियां सोई हुई हैं, मैं इन कलियों पर अपना कोमल हाथ फेरूंगा और उन्हें जगाऊंगा, एक सुंदर सवेरा आएगा। यहाँ पर मानव के लिए इसका अर्थ है ये जो मनुष्य सोए हुए हैं, अर्थात अपने कर्म से अपना स्वाभिमान, अपनी स्वतंत्रता, इसको भूल गए हैं, मैं इनके मन में इनका स्वाभिमान जगाऊंगा और ये अपने को स्वतंत्र कराने के लिए प्रेरित होंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प, प्रत्येक पुष्प से मैं तंद्रा और आलस से खींच लूंगा। यहाँ पर मनुष्य के लिए अर्थ है मैं प्रत्येक मानव के मन से उसकी अकर्मण्यता, उसका आलसपन, उसकी लापरवाही, इन सबको मैं दूर करूंगा और मैं उसके जीवन में अपने संघर्ष से, अपने प्रयासों से प्रेरणादायी विचार देने की कोशिश करूंगा और फिर द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कब कह रहा है फिर मैं उन्हें उनका लक्ष्य दिखाऊंगा, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, फिर मैं उन्हें उनके जीवन का लक्ष्य दिखाकर उन्हें दरवाजे तक पहुंचाकर मैं उन्हें वो मार्ग दिखाऊंगा जिससे वे अपने जीवन का लक्ष्य पूर्ण कर सकेंगे। ये छोटी सुंदर सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। प्रिय छात्रों, आपको ये पूरी कविता अपनी कॉपी में लिखनी है। अगर आपके पास पुस्तक उपलब्ध है तो फिर इस पूरी कविता को लिखेंगे, इस पूरी कविता को याद करेंगे और इसकी व्याख्या भी लिखने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार संक्षेप में व्याख्या बताऊंगा। ध्वनि नामक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। इसमें कवि पुष्प, कली और पत्ते के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा है किस तरह मनुष्यों के अंदर से अकर्मण्यता और लापरवाही को दूर कर उनमें प्रेरणादायी विचार भरूंगा। इसमें प्रश्न है कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। उसे लग रहा है कि अभी उसने कवि कर्म करने का प्रयास प्रारंभ किया है, अभी उसने अपनी कविता लिखनी शुरू की है।
फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास कर रहा है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि अपने कोमल हाथ से कलियों पर फेरेगा और उन्हें जगाएगा। तीसरा प्रश्न, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए अपने कोमल कर से उन पर हाथ फिराकर उनका तंद्रा और आलस्य दूर करना चाहता है। कविता से आगे, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? बसंत के अवसर पर न अधिक गर्मी होती है और न अधिक सर्दी। बसंत में समस्त रोगों को दूर करने वाली सुशीतल सुगंधित पवन बहती है, इसलिए बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। बसंत ऋतु में आने वाले त्योहार हैं बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली और भी अनेक त्योहार हैं। आपको इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। मैं चाहूंगा कि सभी छात्र होली विषय पर अपना एक सुंदर सा निबंध लिखेंगे और इसमें अनुमान और कल्पना, इसमें कुछ बहुत नहीं है। इसे छोड़कर भाषा की बात, इस विषय पर बात करेंगे। भाषा की बात में यमक अलंकार से संबंधित प्रश्न है। यमक अलंकार का अर्थ है जहां पर कविता में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। आपकी पुस्तक में भी कुछ उदाहरण हैं। 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं, अर्थात जो 3 समय भोजन करती थीं वे केवल 3 बेर पर ही अपना पेट भर रही हैं। कर का मन का डाल दे, मन का फेर। ऐसे अनेक उदाहरण यमक अलंकार के हैं। अगला प्रश्न विशेषण और विशेष्य से संबंधित है। कोमल गात, मृदुल बसंत। कोमल गात, इसमें कोमल विशेषण है और गात विशेष्य। जैसे प्रतिभाशाली छात्र, इसमें प्रतिभाशाली विशेषण है और छात्र विशेष्य। देशभक्त नागरिक, इसमें देशभक्त विशेषण है और नागरिक विशेष्य। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे राम बहुत अच्छा छात्र है। अच्छा छात्र, अच्छा शब्द इसमें विशेषण है। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, अच्छाई, बुराई, रंग, स्वाद, इस तरह की बातें आती हैं। जैसे खट्टा नींबू, खट्टा स्वाद है। लाल वस्त्र, ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक में नाप और तौल की बात होती है। जैसे 4 लीटर दूध। 25 छात्र, ये 25 छात्र संख्यावाची विशेषण में आएगा। संख्यावाची विशेषण में संख्या है और सार्वनामिक विशेषण जो विशेषण सर्वनाम के जैसे प्रयोग होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक बार पुनः ध्यान देंगे। गुणवाचक विशेषण में अच्छाई, बुराई। परिमाणवाचक में नाप और तौल आती है। संख्यावाचक में संख्या, ये संख्या निश्चित और अनिश्चित दोनों होती हैं। जैसे मैदान में कुछ छात्र खेल रहे हैं। अब ये कुछ शब्द अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। और सार्वनामिक विशेषण, यह मेरा घर है, इसमें यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। मुझे लगता है कि ये अपना पहला पाठ ध्वनि इतना ही ठीक है। धन्यवाद।